अब हम लोग पढ़ेंगे फेज शिफ्टिंग विधि, यानी किस तरह से एक फेज को डाइवर्ट करके दो फेजों में बदला जाता है या दो फेज में कन्वर्ट किया जाता है। इस विधि के बारे में हम जानकारी लेंगे। कह रहा है कि अगर ये मोटर यानी कि सिंगल फेज मोटर पर एक फेज वाइंडिंग होती है, ये पहले भी बता चुके हैं। क्या बताया कि सिंगल फेज मोटर में किस तरह का वाइंडिंग होगा, सिंगल वाइंडिंग, और डबल फेज में क्या होगा, डबल वाइंडिंग होगा, और थ्री फेज मोटर आएगा तो क्या होगा, तीन वाइंडिंग होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल फेज मोटर तो क्या होगा, सिंगल वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में जब सप्लाई दी जाती है, यानी कि इसमें जब हम करंट फॉलो देते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, प्लेसेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है। प्लेसेटिंग फ्लक्स मतलब ऐसा फ्लक्स जो दो डायरेक्शन में डाइवर्ट होता है। एक जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में जाएगा, एक वैसा वाइंडिंग जो ईएमएफ उत्पन्न करेगा। एक तो डायरेक्ट उस पर कन्वर्ट हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, और एक जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, दो क्या होता है, प्लेसेटिंग फ्लक्स में बदल जाता है। अर्थात क्या कर रहा है, पोल की ध्रुवता फ्लक्स की तीव्रता से कम या अधिक होने के साथ परिवर्तित होता है। हो गया ना, यानी कि जो केंद्र है, यानी कि रोटर या आर्मेचर जिसे बोलते हैं, वहां से क्या होता है, उसकी पोलराइजेशन से फ्लक्स की जो स्पीड है तो क्या होगा, या तो अधिक हो जाएगा या तो कम होगा या एक साथ परिवर्तन होगा। तो रोटर में जो उत्पन्न धारा का फ्लक्स रोटर में दोनों दिशाओं में घूमने लगता है। इससे पहले यही बात हम बोले थे, क्या होता है कि रोटर के में जो उत्पन्न होता है फ्लक्स, वो दो दिशाओं में भ्रमण करने लगता है। एक क्या होगा, क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, और उसके जरिए एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में होगा। एक क्या करेगा, एक डायरेक्ट दूसरे वाइंडिंग में चला जाएगा। लेकिन चूंकि एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी वाइज क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या होता है, वो स्थिर हो जाता है, वो मूव नहीं करने देता है। अब मूव कैसे करेगा, उसके लिए हम जानकारी लेंगे। इस प्रकार यह मोटर स्वयं चल नहीं पाते, यानी कि स्वयं अपने आप ऑटो स्टार्ट नहीं हो पाता है। इस मोटर को चलाने के लिए स्टार्टिंग उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग उपकरण मतलब सपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो वैसा सपोर्टिंग एलिमेंट्स क्या हो सकता है, या तो उसमें कंडेंसर देंगे, फिर भी कंडेंसर से भी वो स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, पहला तीन बात पर निर्भर करेगा। एक, जितना उसे वोल्टेज चाहिए उतना मिले, जितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, ईएमएफ उत्पन्न होना चाहिए, उतना ईएमएफ उत्पन्न हो। फिर तीसरा, सपोर्टिंग एलिमेंट्स के रूप में या उसमें रजिस्टर लगा हुआ होना चाहिए, या कैपिलरी रिले लगा हो, या स्टार्टर लगा हो। तो इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्टर। अब स्टार्टर भी तीन तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सेमी, एक ऑटोमेटिक। सेमी में क्या होगा कि वो ऑटो स्टार्ट लेने वाला होगा और एक नहीं लेने वाला होगा। तो सेमी ऑटो स्टार्ट नहीं होता है, और वो एक होता है ऑटो स्टार्ट, जिसमें रजिस्टर और रिले दोनों लगा होता है, और कंडेंसर भी लगा हुआ है। क्या करेगा कि जितना वोल्टेज चाहिए उतना को ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, और जब भी वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जब तक कि 240 वोल्ट से ज़्यादा उससे वोल्टेज न मिले। जैसे ही अगर ओवरलोड होगा तो ओवरलोड रिले क्या करेगा, उस परिपथ को वहाँ से तोड़ देगा, वो ऑन से ऑफ को खींच कर लेके चला जाएगा, जिससे वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही उसको फुल सब जितना चाहिए वोल्टेज उतना पर आ जाएगा, क्या करेगा, ऑफ से ऑन की ओर तीर कर लेके जाएगा उसे, फिर ऑटो स्टार्ट कर देगा। तो क्या चाहिए सपोर्टिंग एलिमेंट्स के रूप में जो स्टार्ट कर सके अपने आप, तो स्टार्टर।
इस मोटर को चलाने के लिए स्टार्टिंग उपकरणों की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग उपकरणों की आवश्यकता होगा जो उसे स्टार्ट कर सके, यानी कि अपने आप उसको चला सके। अकेले प्रेरण मोटर को स्वचालित बनाने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। उसको अपने आप स्टार्ट करने के लिए हम 3 तरह की विधि अपनाते हैं। पहला विधि है फेज शिफ्टिंग विधि, यानी फेज शिफ्टिंग मेथड। दूसरा होता है सेंडिंग पोल विधि। क्या होता है? सेंडिंग पोल मेथड। 2 ही विधि होती है। तो अब इसमें से पहला हम देखते हैं कि फेज शिफ्टिंग मेथड क्या होता है। फेज शिफ्टिंग विधि क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब तो फेज शिफ्टिंग विधि में, इस विधि में एक फेज को शिफ्ट करके 2 फेज बनाए जाते हैं। शिफ्ट मतलब उसे एक फेज को तोड़कर 2 फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में क्या करेंगे, 2 फेज वाला उसमें से तार निकालेंगे, यानी कि 2 फेज शुरू से लेके आएंगे बीच तक एक फेज, और वहां से क्या करेंगे, डबल फेज वाइंडिंग करेंगे। इसके लिए स्टेटर पर एक वाइंडिंग के अतिरिक्त दूसरी वाइंडिंग भी स्थापित की जाती है। आगे स्टेटर मतलब अंदर या का बॉडी जिसे बोलते हैं, उसमें क्या करेंगे, उसमें एक की जगह 2 वाइंडिंग करेंगे। फिर जिसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग। जिसमें 2 वाइंडिंग करने की आवश्यकता पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। इन 2 वाइंडिंग को समांतर में लगाते हैं। किस तरह से लगाएंगे? पैरेलल में, ताकि जब सपोर्टिंग एलिमेंट्स यानी कि जब स्टार्टर लगाएं उसे क्या करे, वो ऑटो स्टार्ट करने में मदद करे। फलस्वरूप मोटर स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ऑटो स्टार्ट करने के लिए मोटर में 3 तरह का होना चाहिए। एक ओवरलोड रिले होगा, एक क्या होगा, कैपेसिटर या कंडेंसर होगा, एक क्या होगा, 3 डबल फेज उसमें वायर निकाला हुआ होगा, और जो कि एक बॉडी आउट के लिए जाएगा और एक आपका मेन सप्लाई के लिए जाएगा। यानी कि 2 फेज गर्म पर या तो 2 फेज गर्म चला सकते हैं, या एक फेज गर्म और एक न्यूट्रल पर चलाएंगे, यानी गर्म ठंडा पर चला सकते हैं। इन 2 वाइंडिंगों को समांतर लगाने पर एक फेज के 2 फेज बन जाते हैं। क्या होता है? एक फेज के 2 फेज बन जाते हैं, और मोटर को रोटेटिंग फील्ड उत्पन्न हो जाता है। रोटेटिंग फील्ड मतलब वैसा मैग्नेटिक फील्ड जो उसको चलाने में, रोटेट करने में ऊपर से नीचे मदद कर सके। क्या ऐसा रोटेटिंग फील्ड जो उसे ऊपर से नीचे की ओर घूमने में, यानी कि क्लॉकवाइज उससे घूमने में मदद करे, और मोटर को रोटेटिंग फील्ड उत्पन्न होने लगता है। फलस्वरूप मोटर स्टार्ट हो जाता है। तब क्या होता है, जब उसे सपोर्टिंग एलिमेंट्स मिल जाती है, ऑटो स्टार्ट मिल जाती है, तो क्या होता है, मोटर स्टार्ट हो जाता है और वो 5 से 10 सेकंड में स्पीड पकड़ लेती है। इस सिद्धांत पर आधारित मोटरें विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो इस मेथड पे काम करते हैं वे कई तरह के होते हैं। पर्सनली रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला होता है स्लिप फेज मोटर। क्या होता है? स्लिप फेज मोटर। दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरणा मोटर, यानी कि कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरणा मोटर। दूसरा होता है कैपेसिटर या कैपेसिटर रन मोटर, मतलब जो कैपेसिटर की सहायता से घूमे और रन करे। यहाँ तक समझ गए होंगे?
तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर स्लिप्ड फेज मोटर, जो इसमें 3 प्रकार के थे फेज मोटर, उसमें से पहला हम देखेंगे स्लिप्ड फेज मोटर। किस तरह से इसे सिंगल फेज से 2 फेज में बनाते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है, इसका डायग्राम किस तरह का होता है, ये हम देखेंगे। तो कहा कि यह मोटर स्लिप्ड फेज स्टार्टिंग के सिद्धांत पे काम करता है। स्लिप्ड फेज स्टार्टिंग मतलब सिंगल फेज से डबल फेज में रोटेट करने के बाद उसे इस सिद्धांत पे कार्य बना देना, वो खुद स्वचालित यानी कि अपने आप वो स्टार्ट हो सके। तो किस तरह से बनाएंगे, तो इस प्रकार का मोटर को रोटर सिक्वोरल फेज की तरह होता है। रोटर सिक्वोरल फेज मतलब वैसा, इसमें 2 तरह के स्विच लगे हुए हैं। एक मेन स्विच जिसको बोलते हैं हम लोग एमसीबी की तरह उसमें यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है कि वो ऑटोमेटिक की तरह काम करेगा, एडजस्ट करता है वोल्टेज को, और जब मेरा लो वोल्टेज हो और हाई वोल्टेज को क्या करता है वो मेंटेन करके ऑटोमेटिक की तरह, जैसे कि मोटर ऑटो स्टार्ट हो जाए उस तरह का वो काम में लाता है। और इसमें स्टेटर को 2 वाइंडिंग होते हैं। इसमें जो स्टेटर का जो होता है, स्टेटर में पहले ही बताया कि जब सिंगल फेज को डबल फेज में बनाते हैं तो क्या करता है, स्टेटर की जो याक या बॉडी होता है उसमें क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग की जगह पर 2 वाइंडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंगल वाइंडिंग की जगह पर 2 वाइंडिंग, और फिर क्या करते हैं कि जिन्हें एक दूसरे से, यानी कि जो पहला वाइंडिंग है और दूसरा वाइंडिंग, वो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल दूरी, यानी कि जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जो दूरी होगी, ये में पैदा करने की दूरी होगी, उसके अनुसार से 90 डिग्री की दूरी पर रखेंगे। यानी कि जितना 90 डिग्री कोण बनाने में लगता है उतना ही दूरी इन दोनों के बीच में रखेंगे। ये सिक्वल फेज मोटर की संरचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज मोटर के 2 भाग होते हैं। दोनों भाग में उसके अंदर भी कई भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर, यानी कि जो मोटर का सबसे मेन भाग होता है ऊपरी आवरण, यानी कि ऊपरी भाग क्या होता है स्टेटर। उसमें क्या होता है, स्टेटर के अंदर क्या होता है, तो बॉडी टर्मिनल होता है जिसपे सभी परिपथ आकर जोड़े जाते हैं। जिसके अंदर में क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है। टर्मिनल बॉक्स साइड कवर होता है, एक फैन ब्लेड के पीछे साइड कवर लगा दिया जाता है, जिसे हम नट और बोल्ट से क्या करते हैं, स्क्रू से कस देते हैं, ताकि वो जब स्पीड पकड़े, फैन जब चले तो वो टक्कर नहीं खाए और टूटे नहीं, फैन टूटे नहीं। फिर रहता है वेयरिंग प्लेट। वेयरिंग प्लेट जहाँ पर वेयरिंग को फिट किया जाता है, और क्या किया जाता है उसपे, उसी में वेयरिंग उसमें फिट कर दिया जाता है, ताकि वो जब मोटर जब उसमें शाफ्ट की तरह से जब घूमे वो, तो उसमें ज़्यादा घर्षण उत्पन्न ना हो। और नेम प्लेट पे उस पर क्या दिया हुआ रहता है, किस कंपनी का मोटर है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, किस तरह का वाइंडिंग किया हुआ रहता है, कौन सा वो कॉपर दिया हुआ है, कितना वोल्टेज पे काम करेगा, कितना ईएमएफ उत्पन्न करेगा, कितना हर्ट्ज पर ये वर्क करेगा, कौन सा पावर का कंडेंसर है, अब किस तरह से परिपथ का वाइंडिंग दिया हुआ है, कनेक्शन किया जाएगा, कौन सा लाइन है, कितने तरह का लाइन है, और कौन उसमें न्यूट्रल है, कौन बॉडी अर्थ है, और किस कलर का अर्थ के लिए किस कलर का लाइन यानी कि मेन सप्लाई के लिए यूज करेंगे, उसमें वो सभी नेम प्लेट पर दी हुई रहती है कंपनी की तरफ से। यानी कि विद्युत नियामक बोर्ड धारा 86 के अंतर्गत उसमें टोटल दिया हुआ रहता है। यह अनिवार्य है कि नेम प्लेट लगाना होगा हर एक वैद्युत उपकरण पर। अगर नेम प्लेट नहीं है तो क्या ऊपर से चिपका दिया जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस कंपनी का है, कितना हर्ट्ज पे काम करेगा, कितना एम्पीयर वोल्टेज देगा, या कितना वो वोल्टेज पे वर्क करेगा। ये सभी नेम प्लेट पर लिखे होते हैं। फिर है रोटर, यानी कि जिसे बोलते हैं आर्मेचर, यहाँ पर लिख देते हैं आर्मेचर या आर्मेचर, या आर्मेचर, रोटर या आर्मेचर। इसमें क्या होता है, सक्रण फेज, मतलब ऐसा जो कि उसमें आर्मेचर में वाइंडिंग होगा, यानी कि एक फेज से
डबल फेज वाइंडिंग करेंगे, लेकिन क्या होगा उसमें 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल दूरी पर उसे रखेंगे, वाइंडिंग करेंगे। बेयरिंग होगा, इसमें भी था स्टेटर, क्योंकि स्टेटर के अंदर होता है रोटर, इसलिए इसमें भी बेयरिंग होगा। शाफ्ट होगा जिसके जरिए पुल्ली के सहारे वो मोटर घूमेगा। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा जो कि वोल्टेज को मेंटेन करेगा और स्टार्टर को क्या होगा, ऑटो स्टार्ट करने में मोटर को मदद करेगा। और ये है आपका, ये डायग्राम दिया हुआ है। क्या है कि यहाँ पर एक मेगा एम्पियर का सप्लाई दिया जा रहा है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, फॉलो हो रहा है, ये R1 है, ये R2 है। और यहाँ पर ये क्या है, रोटर, यानी कि ये आर्मेचर में वाइंडिंग की हुई है। और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी कि क्या है, ये फेजरी स्विच मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यहाँ पर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या इसमें का दूसरा भाग क्या था, दूसरा ये कि कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर। क्या था, कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर। अब हम इसी में देखेंगे क्या है।
मिनट चल रहा है सर, लिखते हुए भी दिखाना है ना, मिनट चल रहा है। सर हम आ रहे हैं बाहर से सर, ठीक है ना जी सर, लेकिन बोलिएगा फोन करेंगे ना तो कहिए कि लैट्रिन गए हुए हैं, ठीक है ना, हो सकता है 5 मिनट लेट हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाना है, तो बोलिएगा कि लैट्रिन गए हुए हैं, आप फोन कर देंगे तो फोन कर दीजिएगा, अंदर आके करेंगे। क्या करा है कि इस मोटर को स्टेटर लेमिनेटेड का बना होता है। क्या है? स्टेटर लेमिनेटेड कोर का बना होता है, यानी कि ऐसा कोर जिसपे 3 तरह का लेप लगा हुआ है। एक तो पहला कि कॉपर वायर के पहले से ऊपर है एक हाई लेप, दूसरा उस पर वार्निश की जाती है, फिर तीसरा क्या होता है, एक लेमिनेटेड कोर चढ़ा दी जाती है ताकि जब उस पर अगर थोड़ा सा नमी भी आ जाए तो क्या हो, उसको आराम से सोख सके, उस पर कोई करंट का प्रभाव
मतलब अगर हम कभी झटके से हमें कभी छू भी दें उस वायरिंग को तो हमें झटका न लगे, उसे स्लॉट कहते हैं। जिस पर ये लेमिनेटेड कोड चढ़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? स्लॉट यानी खांच, जिस पे क्या वो लपेटा जाएगा, कुंडली नुमा लपेटा जाएगा। किस तरह से लपेटा जाएगा? इस तरह से, इस तरह से लपेटा जाएगा, इस तरह से लपेटा जाएगा एक हिस्से कंडक्टर पर। जो स्टेटर पर स्लिप फेज मोटर को संचालित करने के लिए फेज को स्लिप करके दो फेज बनाया जाता है। यानी क्या होता है? एक फेज की रोटेटिंग कैपेसिटी कम कर दी जाती है और उसी स्टेटर पर क्या होता है? दूसरा वाइंडिंग कर दी जाती है, लेकिन उस दोनों के इलेक्ट्रिकल दूरी कितना होगा? 90 डिग्री पर होगा। एक वाइंडिंग जो स्टेटर पर स्थापित की जाती है और मोटे तार की बनी होती है, जो स्थापित की जाती है एक मोटा तार होगा, उसे मुख्य वाइंडिंग कहते हैं। जो मोटा तार होगा उसे क्या कहेंगे? मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग कहेंगे। और यह मोटर को चलाने पर सप्लाई करने के लिए रहती है। यानी कि इस तरह से समझिए कि वो किस लिए होता है? तो मोटर को चलाने के लिए दी जाती है, यानी कि वो रनिंग पकड़ सके। और एक पतले तारों की बनी होती है। ये क्या होगा? एक मोटा तार हो गया, एक पतला तार हो गया, जो क्या करता है? सपोर्टिंग एलिमेंट्स के रूप में काम करता है, जिसे क्या कहते हैं? सहायक वाइंडिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सहायक वाइंडिंग कहते हैं, है ना? जिसे क्या कहते हैं? सहायक वाइंडिंग कहते हैं। एक क्या होगा? मुख्य वाइंडिंग, जो मोटे तार से वाइंडिंग किया हुआ रहेगा, मोटे कॉपर तार से, उसे मुख्य वाइंडिंग कहेंगे। और जो पतले तार की से वाइंडिंग किया हुआ रहेगा उसे सहायक वाइंडिंग कहते हैं। ये दोनों वाइंडिंग, ये दोनों तार से जो वाइंडिंग किया जाता है दोनों को वाइंडिंग ही कहा जाता है। ऐसा ना कि उसको आर्मेचर कहेंगे, नहीं, उसको क्या कहेंगे? वाइंडिंग। किस पे किया हुआ है? तो आर्मेचर पर किया हुआ है। किस पर किया हुआ है? आर्मेचर पर किया हुआ है। दोनों वाइंडिंग पर 90 डिग्री की दूरी रखी जाती है। यानी कि ये जो पहला वाइंडिंग है जिसको कुंडली नुमा दिया हुआ है, और एक जो दूसरा वाइंडिंग है, ये कितना होगा? 90 डिग्री की होगी दूरी। दूरी कितना होगा? 90 डिग्री। और रोटर के टॉर्क से मिलने लग जाते हैं। यानी कि जो स्लिपिंग रोटेटिंग होगा वो उससे जाके क्या होता है? मिलने लगता है, जिससे क्या होता है? उसको स्वचालित होने में मदद मिलती है। क्या कहता है ये? कि दोनों वाइंडिंग पर
ये तो हो गया कि ये दोनों वाइंडिंग कहलाती है। दोनों वाइंडिंग पर 90 डिग्री की दूरी रखी जाएगी, ये इससे पहले भी पढ़ा है। और रोटर को टॉप से मिलने लग जाती है। जब रोटर की गति 75 से 80% हो जाती है, यानी कि 75 से 80, यानी कि जब अंतिम समय सीमा पर पहुंच जाती है, तो क्या करता है कि सेंट्रीफ्यूगल सहायक वाइंडिंग परिपथ को तोड़ देती है, मतलब कि वहां से ब्रेक कर देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि जब उसे ज्यादा उसको वोल्टेज मिलने लगेगा तो क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी और वो मोटर खराब हो जाएगा, जिससे आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अतः क्या होता है, वो डबल वाइंडिंग इसलिए रखी जाती है कि अगर एक वाइंडिंग जल भी जाए तो एक मेन वाइंडिंग पर वो चलता रहेगा मोटर, यानी कि सपोर्टिंग एलिमेंट्स जल भी जाएगा तो मेन एलिमेंट्स के जरिए वो मोटर लगातार वर्क करता रहेगा। सहायक वाइंडिंग परिपथ को तोड़ देती है और वो मोटर को वाइंडिंग पर चलते रहती है, मेन वाइंडिंग पर चलते रहती है। यहाँ तक समझ गए होंगे।